पिछले कई दिनों से लद्दाख न्यूज़ में चल रहा है। सोनम वांगचुक, ये नाम आप अक्सर सुनते होंगे और सोनम वांगचुक एक लद्दाख के आप कह सकते एक प्रतिष्ठित व्यक्ति में उनका नाम आता है। पर्यावरणविद है, समाज सुधारक है। तो सोनम वांगचुक को क्यों गिरफ्तार किया गया, किस कानून के तहत गिरफ्तार किया गया, और जिस कानून के तहत गिरफ्तार किया गया, तो गिरफ्तारी के बाद कुछ लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं क्या चीज़ पे, तो डेमोक्रेसी पे, लोकतंत्र पे भी कहीं ना कहीं सवाल उठ रहा है सरकार के खिलाफ जो लोग कह रहे हैं यहाँ पे। तो आज हम लोग लद्दाख का क्या पूरा मामला है, इस वीडियो में आपको पूरा मामला हम लोग देखेंगे। पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा कि लद्दाख में एकदम स्टार्टिंग से क्या मामला, क्यों 5 साल से वहाँ पे आंदोलन चल रहा है, सोनम वांगचुक के एनजीओ का कौन सा लाइसेंस रद्द किया गया, किस कानून के तहत इनको अरेस्ट किया गया, तो पूरी जानकारी हम लोग इस वीडियो में लेते हैं। तो चलिए समझते हैं लद्दाख से जुड़ा हुआ है ना पूरा मामला क्या है। तो सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे ये सोनम वांगचुक कौन है। सोनम वांगचुक कौन है, ये आपको थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा सोनम वांगचुक के बारे में। अब देखिए सोनम वांगचुक जब हम लोग देखेंगे उसके बाद हम लोग देखेंगे कि लद्दाख का बैकग्राउंड क्या है, पृष्ठभूमि हम लोग देखेंगे लद्दाख का क्या पृष्ठभूमि है, क्यों ये आंदोलन, अभी जो आंदोलन पढ़ते हैं क्यों ये आंदोलन हो रहा है। साथ ही साथ हम देखेंगे कि सोनम वांगचुक इनका डिमांड क्या है, क्यों ये सरकार से डिमांड करे, खास करके डिमांड में हम लोग का फोकस किस पे होगा, 6th शेड्यूल, कि ये 6th शेड्यूल क्या होता है ये भी हम लोग देखेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि सोनम वांगचुक के एनजीओ का FCRA लाइसेंस को रद्द कर दिया गया। FCRA लाइसेंस, अब ये FCRA लाइसेंस क्या होता है इसको भी हम लोग समझेंगे। और साथ ही साथ देखेंगे सोनम वांगचुक को जो अरेस्ट किया गया वो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट NSA के तहत इनको क्या किया गया, अरेस्ट किया गया। तो NSA क्या है इस पे भी हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। तो अब हम लोग एक एक करके इन विषय पे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले सोनम वांगचुक कौन है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक पर्यावरणविद है, पर्यावरण पे इनका खासा ध्यान रहता है और एनवायरनमेंट को लेकर के बहुत चिंतित भी रहते हैं और ये कोशिश करते हैं कि ऐसा काम किया जाए जो इको फ्रेंडली हो। जैसे पर्यावरण का आप कह सकते हैं पर्यावरण का संरक्षण के साथ ही साथ ये ये चूँकि समाज सुधारक भी है और समाज सुधार में जो ये काम करते हैं ये इससे भी कहीं ना कहीं पर्यावरण ही जुड़ा रहता है, पर्यावरण से मतलब वो मामला वो चीज़ जुड़ा रहता है। जैसे मैं एग्जांपल दूं, जैसे इन्होंने एक आइस स्तूप बनाया, आपने सुना होगा स्तूप के बारे में, एक इन्होंने क्या बनाया, आइस स्तूप। ठीक है, आइस स्तूप जो है, स्तूप आप बौद्ध धर्म यदि आप पढ़े होंगे तो आप स्तूप के बारे में सुने होंगे। स्तूप जो बौद्ध धर्म का एक पवित्र स्थल माना जाता है, लेकिन बौद्ध धर्म से इस स्तूप का कोई लेना देना नहीं है। दरअसल इसका शेप जो है स्तूप की तरह है, इसलिए इसको आइस स्तूप नाम दिया गया। इन्होंने एक बेहतरीन कदम उठाया है। दरअसल क्या है कि देखिए लद्दाख के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं, लद्दाख में जीवन यापन करना उतना आसान नहीं है। माइनस में टेम्परेचर रहता है, -20 डिग्री 15 डिग्री टेम्परेचर रहता है। आप समझ सकते हैं माइनस में टेम्परेचर। यहाँ पे अगर हमारे यहाँ 8-9 डिग्री टेम्परेचर हो जाए तो हम लोग का हालत ख़राब होना शुरू हो जाता है। आप समझो वहाँ पे माइनस में टेम्परेचर, तो जीवन यापन करना उतना आसान है नहीं। प्लस वहाँ के लोग जो है बहुत शांति प्रिय लोग हैं, मतलब बहुत शांत रहने वाले लोग हैं और लड़ाई झगड़ा पे उनका उस तरह से यकीन नहीं है और बहुत खुश मिजाज टाइप के इंसान आपको लद्दाख के मिलेंगे। कश्मीर, चूँकि लद्दाख पहले कश्मीर का पार्ट था, अब तो अलग कर दिया गया, तो जब कश्मीर का पार्ट भी था तो जम्मू एंड कश्मीर में आप सुनते होंगे आए दिन कहीं हिंसा हो रहा, कहीं दंगा हो रहा है, लेकिन उस समय लेह लद्दाख ये वाला जो क्षेत्र होता था वो बहुत शांत रहता था। यहाँ के लोग बड़े शांत लोग हैं। तो एक तो फिर 24 तारीख को हिंसा क्यों हो गया उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो आइस स्तूप इन्होंने बनाया, चूँकि मैंने बताया कि वहाँ पे जीवन यापन करना थोड़ा आसान नहीं है। अब यहाँ पे खेती तो उस प्रकार से हो नहीं पाएगा, पूरा बर्फ़ का चादर ही। तो यहाँ पे क्या होता है, पानी का साधन इन लोगों को नहीं मिल पाता। हमारे यहाँ ना बहुत पानी मिल रहा है, नदी है, ये है, कोई दिक्कत नहीं, नहर बना रहे। यहाँ पे कृषि करने के लिए पानी का व्यवस्था अच्छा नहीं है। तो लोग किस पर निर्भर रहते हैं, तो लोग निर्भर रहते हैं ग्लेशियर जब पिघलता है गर्मी के समय, वहाँ पे वही उस ग्लेशियर से जो बह के जो पानी आता है उसी पानी से वो लोग खेती करते हैं। लेकिन कभी कभी ये देखा गया है कि जब मई जून में जब ज़रूरत होता है पानी का ज़्यादा पानी का ज़रूरत होता है, उस टाइम में पानी बह के समुद्र में चला जाता है, तो इसका फ़ायदा ये लोग नहीं उठा पाते। तो इन्होंने ये एक कदम उठाया सोनम वांगचुक, ये क्या किए, वही ग्लेशियर का पानी को इकट्ठा किए और इकट्ठा करके
चूंकि जब ठंडा का मौसम आता है तो माइनस में टेम्परेचर चल जाता है, तो वो पानी जो है वो बर्फ बन जाता है। तो इस तरह से उसको स्टोर किए कि वो फिर अब है ना, उसका बहुत सारा वो तकनीक का प्रयोग उन्होंने किया, पाइप बिछाए, वो इस तरह से तकनीक का प्रयोग करके इस तरह से उसको स्टोर किए कि वो धीरे धीरे एक वर्टिकल शेप लेना शुरू कर दिया, स्तूप के टाइप का आपको दिखने लगेगा। तो वहाँ पे क्या किया, वही पानी स्टोर करके वो आइस बन गया, मतलब बर्फ बन गया। अब ये क्या करते हैं, जब किसान को ज़रूरत होता है पानी का, तो वो गर्मी जब समय आएगा तो वो क्या होगा, पिघलेगा और पिघल के सही जगह पे जाएगा, समुद्र में ना जा करके किसान के खेत में ये जाएगा। तो किसान के लिए इन्होंने एक अच्छा कदम ये उठाया है, आइस स्तूप। इसके अलावा सोनम वांगचुक इसके लिए भी जाने जाते हैं, इन्होंने आर्मी के लिए, चूँकि लद्दाख में जो आर्मी है खास करके जहाँ पे जो बॉर्डर है वहाँ पे आपको पता है कि पाकिस्तान से और चाइना से दोनों जगह से बॉर्डर लगता है लद्दाख का, और वहाँ पे माइनस में टेम्परेचर रहता है। और गलवान घाटी खास करके, तो गलवान घाटी में बहुत माइनस में टेम्परेचर है, -20 डिग्री, -25 डिग्री, मतलब इतना ज़्यादा ठंडा है वहाँ पर। अब इतना ठंडा में आर्मी लोगों को दिक्कत तो आता ही होगा, तो इन्होंने क्या किया, एक टेंट टाइप का इन्होंने बनाया, और उस टेंट, वो जो टेंट है वो पूरा सोलर एनर्जी पर आधारित है। चूंकि मैंने आपको बताया कि पर्यावरण का खासा ये ध्यान रखते हैं, तो वो सोलर एनर्जी पे बना हुआ टेंट है। उसमें क्या होता है, वो गर्म रहता है, तो बाहर में ठंडा बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे सेना लोग इस कैंप में आके आराम कर सकते हैं। उस टेंट के अंदर आएंगे तो उनको रिलैक्स फील होगा, क्योंकि वहाँ गर्म रहता है, बाहर के टेम्परेचर की तुलना में यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, बाहर का टेम्परेचर कम रहता है, मतलब ठंडा ज़्यादा रहता है और यहाँ पे गर्मी रहता है। तो इसके लिए तो आर्मी के लिए काम किया है। साथ ही साथ एजुकेशनल सेक्टर में भी इनका बड़ा योगदान है। इन्होंने एक ऐसा स्कूल बनाया, ये चीज़ मुझे बड़ा प्रभावित किया, क्योंकि आमूमन आप क्या देखते हैं, आप किसी भी बड़े शहर में जाइएगा, जो उस शहर का सबसे नामी गिरामी स्कूल है, उसमें जब बच्चे का एडमिशन कराने जाइएगा तो देखिएगा बच्चा का एडमिशन इतना आसानी से नहीं होता है। पहले बच्चा का टेस्ट होगा, फिर पेरेंट्स का भी टेस्ट होता है, मतलब बच्चा का माँ बाप का भी टेस्ट होगा, उसके बाद उस बच्चे का एडमिशन होगा वहाँ पे, जब दोनों टेस्ट में पास हो जाएंगे, बच्चे भी और पेरेंट्स भी। उसके बाद वो बच्चा जब डिस्ट्रिक्ट टॉप या स्टेट टॉप करता है, तब स्कूल अपना वाहवाही लूटता, बोलता देखो मेरा स्कूल कितना अच्छा है, कि किसी स्कूल में इतना दम है, देखो मेरे यहाँ से बच्चा टॉप करता है, हर साल टॉप करता है, डिस्ट्रिक्ट टॉपर है, स्टेट टॉपर है। मैं ऐसे स्कूल को कोई वैल्यू नहीं देता। क्यों नहीं देता हूँ? एक तो पहला चीज़ कि आपने क्रीम बच्चा को चुना है। आप देखें ऐसे बच्चे को आप चुन रहे हैं जो कि खुद अच्छा, मतलब टैलेंटेड है, उसका टेस्ट लेके, प्लस उसके माता पिता का टेस्ट लेके ये भी पता चल जाता है कि उसका घर का भी माहौल क्या होगा, पढ़ाई लिखाई का ही। वैसा बच्चा कहीं भी रहेगा तो टॉप करेगा ही। पहला चीज़, आपका वाहवाही तब होता है जब आप एक मजदूर के बच्चे को उठाते, एक रिक्शे वाले के बच्चे को उठाते, जिसके माता पिता अंगूठा छापे, जिनको लिखने भी नहीं आता है, वैसे बच्चे को आप अपने यहाँ एडमिशन देते और वैसे बच्चे को आप पढ़ाते, उसके बाद वो डिस्ट्रिक्ट टॉप और स्टेट टॉप करता, तब आपके स्कूल का वाहवाही सही मायने में होता। मेरी नज़र में, और की नज़र में मैं अपना पर्सनल बात कर रहा हूँ, मेरी नज़र में तभी आप टॉप स्कूल कहलाते जब आप ऐसे बच्चे को उठा के डिस्ट्रिक्ट टॉप स्टेट टॉप करवाते, तब मैं आपका वाहवाही करता, तब मैं बोलता हाँ ये स्कूल में वाकई में दम। तो इसमें आपका कोई दम नहीं, इसमें तो बच्चे में दम था। सोनम वांगचुक क्या किए, ये अपने स्कूल में ऐसे बच्चे का एडमिशन करवाते हैं जो फेल कर जाते हैं, जो फेल कर गए हैं या फिर जो 3rd डिवीज़न, मतलब बहुत कम मार्क्स लाए, उनको प्राथमिकता दिया जाता है और ऐसे बच्चे को ये क्या करते हैं, स्कूल में एडमिशन कराते हैं। तो आप कह सकते हैं कि ऐसा बच्चा को ये एडमिशन लेते हैं जो बहिष्कृत है स्कूल से। बहिष्कृत कहने का मतलब क्या है, बॉयकॉट हो जाता है उनका। अमूमन देखा गया है क्लास में अगर आप अच्छा मार्क्स नहीं लाते तो सब ध्यान नहीं देते, टीचर भी बोलता है इससे कुछ नहीं होगा, बाकी जो टॉपर है उस पर ध्यान दिया जाता है, बाकी साधारण बच्चे जो होते हैं या फिर कम मार्क्स या फेल करने वाले बच्चे, उसको छोड़ दिया जाता है। ना प्रिंसिपल ध्यान देता है, ना टीचर ध्यान देता है, ना स्कूल में उस तरह से उनको माहौल मिल पाता है। ये वैसे बच्चे को क्या करते हैं, अपने स्कूल में एडमिशन देते हैं और उनको उनका स्किल को पहले ये पहचानते हैं और उनके स्किल के अनुसार उनको ट्रेन किया जाता है। अच्छा, एक बार इनका स्टेटमेंट मैं सुन रहा था, ये कह रहे थे कि हमारे जब A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, ये सब जो पढ़ाया जाता है और F फॉर फैन जब पढ़ाया जाता है, तो लद्दाख के लोग समझ नहीं पाते कि फ़ैन क्या होता है, क्योंकि माइनस में टेम्परेचर, फ़ैन का क्या मतलब। तो पढ़ाई का जो स्तर है ये इस तरीके से डेवलप करते हैं, इस तरीके का माहौल स्कूल में क्रिएट करते हैं कि जो कम पढ़ा लिखा बच्चा या फिर जो फेल करने वाला बच्चा, वो भी यहाँ पे आके क्या हो जाता है, वो स्किल उसके अंदर वो डेवलप हो जाता है, वो भी टॉप करता है। तो कहीं ना कहीं क्या है कि ये इस तरह का माहौल देते हैं, जैसा जो चीज़ आप देख रहे उस तरीके से आपका जो परवरिश जैसा हुआ, आपका जो जैसा समाज है,
आपका जैसा क्षेत्र है उस अनुसार अगर उसको याद कराया जाए या कोई चीज़ बताया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो इनका वही कहना था, एफ फॉर फैन। फैन बहुत लोग नहीं समझ पाएंगे तो फैन क्या होता है, तो इसलिए बच्चों को उस तरीका का चीज़ दिया जाए जो आप आसपास क्या कर रहे देख रहे। तो एक एजुकेशन सेक्टर में भी इनका अच्छा खासा योगदान है। तो खैर, तो ये तो सोनम वांगचुक है ना। अब ऐसे व्यक्ति अरेस्ट हो गए तो थोड़ा डेमोक्रेसी पे सवाल यहाँ उठना शुरू हो गया। मैं आगे बताता हूँ क्यों। अब लद्दाख का बैकग्राउंड को थोड़ा सा आप समझ लीजिए, लद्दाख का बैकग्राउंड को समझ लीजिए। ऐसे खैर दो पक्ष बन गया है, आप देख रहे हैं। कुछ लोग इनको टेररिस्ट भी बोल दे रहा है, कुछ लोग बोल रहा है कि ये पाकिस्तान के एजेंट है और पता नहीं क्या क्या। अपने यहाँ तो पता ही है, बहुत ज्ञानी लोग होते हैं। कुछ लोग पक्ष में भी आ गए। आमूमन हमारे यहाँ क्या होता है कि जो इनके पक्ष में है या जो इनके विरोध में, जान कोई नहीं रहा इनको, पक्ष वाला भी नहीं जान रहा ना विरोध वाला जान रहा। तो आप पहले पढ़िए, समझिए, खुद डिसीजन लीजिए, किसी के कहने पे मत आइए। अब चलिए समझते हैं लद्दाख का बैकग्राउंड क्या है। देखिए 2019 में आपको पता है कि आर्टिकल 370 जो है, अनुच्छेद 370, इसका स्पेशल प्रोविज़न को समाप्त कर दिया गया। और आपको पता है कि जम्मू एंड कश्मीर जो है इसका विभाजन कर दिया गया, इसका पार्टीशन कर दिया गया। और जम्मू एंड कश्मीर का विभाजन करके इससे लद्दाख को बाहर निकाल दिया गया और लद्दाख को अलग से एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। जम्मू एंड कश्मीर भी स्टेट था पहले, उसको 2019 में क्या कर दिया गया, यूनियन टेरिटरी बना दिया, मतलब केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। जम्मू एंड कश्मीर में लेजिस्लेटिव असेंबली जो था वो बरकरार रहा, लेकिन लद्दाख में लेजिस्लेटिव असेंबली वगैरह कुछ है नहीं, ठीक है। तो ये प्योर एक तरह से कह सकते हैं आप यूनियन टेरिटरी यहाँ पे लद्दाख में बना हुआ है। अब ये हो गया आपका बैकग्राउंड। जब लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाया गया और 370 का स्पेशल प्रोविज़न को समाप्त किया गया, तो यही सोनम वांगचुक थे जो सरकार का पूरा तारीफ़ कर रहे थे, बहुत तारीफ़ किए थे। इन्होंने थैंक यू बोला था सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इनको ये चीज़ लगा कि लद्दाख में अब क्या होने वाला, अब विकास होगा, यहाँ के मतलब युवाओं को रोज़गार मिलेगा, यहाँ पे पर्यावरण को कहीं ना कहीं संरक्षण दिया जाएगा, यहाँ के कल्चर, यहाँ का जो ट्रेडिशन है इसको कहीं ना कहीं संरक्षित किया जाएगा। तो इनको लगा कि अब केंद्र सरकार डायरेक्ट दिल्ली से डील होगा तो ज़्यादा बेहतर तरीके से शासन प्रशासन होगा। लेकिन अब देखिए क्या हुआ, धीरे धीरे देखा गया कि लद्दाख में जैसा इन्होंने सोचा था वैसा हुआ नहीं। और हुआ नहीं, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि देखा यह गया कि दिल्ली से बैठ के शासन यहाँ पे लद्दाख में सही मायने में नहीं कर पा रहे, क्योंकि वहाँ पे लोकल लोगों की क्या समस्या आप ये चीज़ समझ नहीं पा रहे। तो कहीं ना कहीं अब इनका डिमांड होने लगा सेल्फ गवर्नमेंट, मतलब आप छोड़ दीजिए, आपसे नहीं हो पाएगा, हमको दीजिए आप, अब हम खुद अपने क्षेत्र को क्या कर देंगे, संभाल लेंगे, अच्छे से, आपसे बेहतर हम काम कर लेंगे। इसे देखिएगा पिछले 5 वर्ष से आंदोलन होना क्या हो गया, शुरू हो गया। और आंदोलन में मुख्य डिमांड जो इनका था, एक तो कि यूनियन टेरिटरी को ख़त्म कीजिए और स्टेट बनाइए, मतलब पूर्ण राज्य का दर्जा दीजिए लद्दाख को, और पूर्ण राज्य का दर्जा दीजिए तो आप 6th शेड्यूल को क्या कीजिए, हमारे यहाँ लागू कीजिए। अब देखिए ये डिमांड क्यों होने लगा, थोड़ा सा आप ये चीज़ समझिएगा, थोड़ा सा इसको समझिएगा। जैसे यहाँ मैं लिख दूँ नेशनल कमीशन फॉर एसटी, नेशनल कमीशन फॉर एसटी का अगर आप रिपोर्ट पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि 97% जनसंख्या लद्दाख का जो है वो क्या है, ट्राइब्स, मतलब ये लोग ट्राइब्स मतलब जनजाति। तो आप समझिएगा 97% समझ रहे हैं, मतलब लगभग पूरा हो ही गया। मतलब लद्दाख में जितने लोग रहते हैं उसमें 97% लोग कौन है, ट्राइब, जनजाति। और 6th शेड्यूल क्या होता है अभी मैं आपको बताता हूँ। 6th शेड्यूल में 6th शेड्यूल किसके लिए बनाया गया, तो जनजाति लोग के लिए बनाया गया। तो एक आधार तो इनका ये है कि लद्दाख में 97% जनजाति है, तो हमको 6th शेड्यूल में जगह दीजिए। 6th शेड्यूल लाने से क्या फ़ायदा होगा वो भी हम लोग अभी बात करेंगे। अच्छा, इसके अलावा एक सबसे ज़्यादा 24 तारीख को जो आग लगा, याद रखिएगा हिंसा किसी भी आंदोलन में सही चीज़ नहीं है। चूँकि सोनम वांगचुक ये गांधीयन प्रिंसिपल पे बिलीव करते हैं, इनका भी जो आंदोलन था वो अहिंसावादी था, शांतिपूर्ण आंदोलन ये कर रहे थे, पिछले 5 वर्ष से कर रहे थे, और अनशन पे भी बैठ रहे थे, मतलब गांधी का प्रिंसिपल को ये क्या कर रहे थे, अपना रहे थे। और गांधी जी तो हम लोग को आंदोलन करना सिखा के गई ही। हिंसा अगर आप करते हैं किसी भी आंदोलन में तो आप कहीं ना कहीं अपने लक्ष्य से दूर हो जाते हैं, आपको उस आंदोलन का फ़ायदा नहीं होता। अगर आप एकदम करीब भी पहुँच गए लक्ष्य के, लेकिन जैसे आपने हिंसा किया तो आप आंदोलन से क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। आप देखिएगा 1920 में गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया था। 1922 में चौरी चौरा का घटना हुआ था, उसके बाद वहाँ पे हिंसा हुआ था
और वहाँ पे गांधी जी ने क्या किया था, इस आंदोलन को, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को क्या कर दिया था, वापस ले लिया था। क्योंकि गांधी जी को पता था कि हिंसा अब हो गया, अब जगह नहीं होगा, अब सरकार हमको कुचल देगा। मैं तो उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट था, लेकिन वर्तमान में भारत सरकार। तो सोनम वांगचुक ने भी क्या किया, जैसे हिंसा हुआ उसके बाद इन्होंने भी क्या किया, आंदोलन को वापस ले लिया, मतलब अनशन भी तोड़ दिए। और आप समझिएगा, चूंकि अनशन में बैठे थे और इन्होंने भी खूब निंदा की हिंसा के। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, हिंसा कौन कर रहे हैं, हिंसा युवा करते ज़्यादा। आज के युवा में, जो आज का जनरेशन है, उसमें पेशेंस लेवल उसका बहुत कम हो गया, पेशेंस बचा नहीं। उनको लगा कि ये अनशन फंक्शन से काम वाम चलने वाला नहीं, चलो आग वाग लगा देते हैं। अब आग लगा दी, बीजेपी के दफ्तर में आग लगा दी, क्योंकि युवा का उल्टा वायु होता है और वायु का कोई दिशा नहीं होता है, और वायु कब आंधी में तब्दील हो जाएगा वो पता नहीं चलेगा। वही चीज़ हुआ 24 तारीख को, वही वायु आंधी में तब्दील हो गया, और युवा जब आंधी बन गए तो देखिए क्या हुआ, जवाबी कार्रवाई हुआ पुलिस की तरफ से और 4 लोग मारे गए, 50 के आसपास लोग घायल हैं। अच्छा, 4 लोग जो मारे गए उसमें एक एक्स आर्मी भी है। उनके पिता का मैं इंटरव्यू देख रहा था, उनके पिता यही कह रहे थे कि वो कारगिल का युद्ध लड़ा था पाकिस्तान से वो युद्ध लड़ा था तो जीवित बच के आया था, लेकिन हमारे ही यहाँ पे लेके सेना, मतलब पुलिस जो है, लद्दाख के पुलिस जो है, यही क्या कर दिए, ये इसको गोली मार दी। मतलब भारत का पुलिस मार दिया और पाकिस्तान से वो बच के आया था। तो बहुत लोग मांग कर रहे हैं जुडिशियल इसमें इंक्वायरी होना चाहिए कि क्या हुआ, हिंसा हुआ, कैसे, है ना। और इस चीज़ का भी घोर निंदा करना चाहिए, पुलिस को गोली नहीं चलानी चाहिए। आप गोली मार रहे हैं, सीना पे गोली मार रहे, सर पे गोली मार रहे, ये बिल्कुल उचित नहीं। और भी उपाय हो सकता था, और भी आंदोलन रोकने का तरीका हो सकता था। डायरेक्ट गोली चला देना वो थोड़ा सा सही बात नहीं है ना। हम लोग कोई जनरल डायर और ये सब थोड़ी है। तो खैर, तो आप एक बात समझिएगा, तो यहाँ पे क्या आपको देखने को मिला, यहाँ पे आपको ये देखने को मिला कि जब हिंसा हुआ, है ना, हिंसा का एक बड़ा कारण मैंने क्या बताया, युवा। इसका एक सबसे बड़ा कारण क्या था, बेरोजगारी। देखिए, बेरोजगारी जब चरम स्तर पर चला जाए तो आंधी आ ही जाता है। जैसे मैं आपको बताऊं, लद्दाख का ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना पता है आपको? तो लद्दाख का ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 26.5%। एक बहुत बड़ा संख्या है ये। मतलब आप ग्रेजुएशन कर लिए हैं और ग्रेजुएशन करके आप बेरोजगार हैं, उसकी संख्या कितनी है, 26.5%। समझ पा रहे हैं? मतलब 100 में 26.5, तो साढ़े तो नहीं जोड़ेंगे, 27 मान के चलिए, 26 मान के चलिए, 100 में 26-27 लोग क्या है, बेरोजगार है। 100 में 26-27 लोग बेरोजगार है। कौन? ग्रेजुएट लोग। मैं ये नहीं बोल रहा कि पढ़े लिखे नहीं है ये, जो ग्रेजुएट, तो ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट 26.5% पहुंच गया। अब बताइए युवा कहाँ जाएंगे? सड़क पर उतरेंगे, हिंसा करेंगे, क्योंकि इनके पास रोजगार नहीं है। रोजगार नहीं है तो पैसा नहीं है, और पैसा नहीं है तो दिमाग खराब होगा, और जब दिमाग खराब होगा तो सरकार पे क्या करेंगे, हमला कर देंगे। इसलिए इनका डिमांड है क्या, कि 6th शेड्यूल को आप क्या कीजिए, लागू कीजिए। 6th शेड्यूल लागू होने से क्या हो जाएगा, 6th शेड्यूल लागू होने से क्या होगा? पहला चीज़, 6th शेड्यूल जैसा कि मैंने आपको बताया ट्राइबल एरिया में लागू होता है। तो ये तो खैर आप ही का डेटा है, 97% ट्राइब ही है, तो उसके लिए तो दिक्कत नहीं है, आप लागू कर सकते हैं। दूसरा चीज़, 6th शेड्यूल से सेल्फ गवर्नमेंट होता है, और डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्ग तभी ज़्यादा होता है जितना सेल्फ गवर्नमेंट आपको देखने को मिलता है, या जितना डिसेंट्रलाइज होता है पावर का, जितना शक्ति का विकेंद्रीकरण होगा उतना ही आपका डेमोक्रेसी क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। जैसे पंचायती राज सिस्टम जब हम लोग 73rd और 74th अमेंडमेंट में लागू किए, तो वो क्या हुआ, एक तरह से डेमोक्रेसी के लिए एक बेहतरीन कदम था वो, जो कि गांधी जी भी चाहते थे। आपको पता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 40, उसमें गांधीयन प्रिंसिपल में आप पढ़िएगा तो उसमें तो ग्राम पंचायत का गांधी जी बात किए ही थे, क्योंकि उनका कहना था कि जितना आप नीचे के स्तर के, जो नीचे बैठा हुआ व्यक्ति, जो गांव में बैठा हुआ व्यक्ति, उसके अनुसार आप पॉलिसी बनाइए, ना कि ऊपर कोई बैठा हुआ, दिल्ली में कोई बैठा हुआ व्यक्ति है वो पॉलिसी बना के इस पर थोप दे। तो खैर, तो आप ये बात ध्यान रखिएगा। तो 6th शेड्यूल ट्राइबल एरिया के लिए और सेल्फ गवर्नमेंट के लिए होता है। तो 6th शेड्यूल में आपको 2 आर्टिकल को समझना पड़ेगा। एक आर्टिकल है आपका 244 क्लॉज 2 और एक आर्टिकल है 275 क्लॉज 1। 244 क्लॉज 2 आर्टिकल जो है 6th शेड्यूल का, ये क्या बताता है, ये प्रशासन के बारे में बताता है। आर्टिकल 244 क्लॉज 2 जो है ये बताता है कि अगर 6th शेड्यूल जहाँ पे लागू किया जाएगा, एक बात मैं आपको बता दूं, 6th शेड्यूल भारत में 4 ही जगह पे लागू है, 4 राज्य में ही 6th शेड्यूल लागू है। एक असम में, मेघालय में, त्रिपुरा में, मिजोरम में। तो ध्यान रखिएगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 4 ही राज्य में 6th शेड्यूल लागू है। और लद्दाख मांग कर रहा है कि आप हमको स्टेट का, है ना, पूर्ण राज्य का दर्जा दीजिए और हमारे यहाँ 6th शेड्यूल को लागू करिए।
अब देखिए 244 क्लॉज 2 में प्रशासन के बारे में बताया गया और बताया गया है कि 6 शेड्यूल जहाँ पे लागू वहाँ पे ADC ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाया जाता है वहाँ पे। इसके अलावा ऑटोनोमस रीजनल काउंसिल भी ARC भी बनाया जाएगा, ADC भी बनाया जाएगा। ADC का क्या काम है, याद रखिएगा ADC का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर ADC बन जाए तो यहाँ पे आंदोलन समाप्त हो जाएगा तुरंत। क्यों? क्योंकि देखिए ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो बनता है इसमें क्या होता है, इसमें ये ADC जो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ADC जो है ये 30 मेंबर का ये काउंसिल होता है ना, 30 मेंबर का ये परिषद होता है। 30 में 26 लोग जो हैं ये क्या होते हैं, इलेक्टेड होते हैं। 26 लोग क्या होते हैं, इलेक्टेड होते हैं, और 4 लोग इसमें क्या होते हैं, नॉमिनेटेड होते हैं। ठीक है, 4 लोग क्या होता है, नॉमिनेटेड। अब देखिएगा ये 26 लोग इलेक्टेड और 4 लोग नॉमिनेटेड, 30 मेंबर का ये क्या हो रहा है, काउंसिल बन रहा है। अब ये 30 मेंबर के पास बहुत पावर है। अच्छा, ये 30 मेंबर कौन होंगे यहाँ पे जो इस काउंसिल में शामिल होंगे ये वही के लोकल लोग होंगे। तो वहाँ के लोकल लोग जब इसमें शामिल होंगे तो वही लोग अपने लिए कानून बनाएंगे, क्योंकि इस ADC को लेजिस्लेटिव का पावर भी मिलता है, एग्जीक्यूटिव का पावर मिलता है और जुडिशरी का भी पावर मिला है। मतलब इसके पास लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी तीनों पावर दिया जाएगा। ये न्याय भी दे सकते हैं, ये जुडिशियल बॉडी भी बना सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं, तो एक तरह से क्या होगा कि लद्दाख के लोग ही लद्दाख में क्या करेंगे, शासन करेंगे। और इन लोग का ये भी कहना है, क्योंकि ये जनजातीय प्रदेश है, यहाँ पे इनका जो कस्टम है, इनका जो रीति रिवाज है, इसको संरक्षित करना क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये चूंकि हम लोग समझते हैं यहाँ पे क्या यहाँ का रीति रिवाज है, तो हम लोग और बेहतरीन तरीके से इसको क्या कर सकते हैं, हम लोग और बेहतरीन तरीके से यहाँ से संरक्षित कर सकते हैं। दिल्ली वाले लोग ये चीज़ नहीं कर पा रहे, तो आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा। इसलिए इनका डिमांड है कि आर्टिकल 244 क्लॉज 2 के तहत यहाँ पे ADC वगैरह ये सब बनेगा। साथ ही साथ आर्टिकल 275 क्लॉज 1 जो है, आर्टिकल 275 क्लॉज 1 जो है ये क्या करता है, ये आपने पढ़ा होगा कंसोलिडेटेड फंड, मैंने भी क्लास लिया कंसोलिडेटेड फंड। केंद्र सरकार का जो कंसोलिडेटेड फंड है, संचित निधि है, कंसोलिडेटेड फंड, संचित निधि जो है केंद्र सरकार का, इससे क्या होगा, इससे उस राज्य में ग्रांट जाएगा। और समझिएगा, जब ग्रांट के रूप में पैसा दिया जाएगा, जब 6 शेड्यूल लागू होगा तो ग्रांट के रूप में पैसा दिया जाएगा, मतलब अनुदान समझते हैं, मतलब दान किया हुआ चीज वापस नहीं होता है। तो केंद्र सरकार के कंसोलिडेटेड फंड से ग्रांट के रूप में पैसा जब दिया जाएगा तो इस जगह का विकास होगा कि नहीं होगा, तो इस जगह का विकास होगा। और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए ये लोग क्या करना चाहते हैं, सतत विकास करना चाहते हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन लोग का करने का लक्ष्य। तो आप समझिएगा, तो ग्रांट के रूप में आर्टिकल 275 क्लॉज 1 के तहत क्या किया जाएगा, ग्रांट के रूप में यहाँ पे पैसा दिया जाएगा। एक होता है लोन के रूप में पैसा देना, लोन के रूप में अगर पैसा दिया जाएगा तो वापस भी तो करना है, तो ग्रांट के रूप में पैसा दिया जाएगा। इसलिए देखिएगा 6 शेड्यूल इनके लिए क्या होगा, कुल मिला के एक लाइन में अगर आपसे बोला जाए 6 शेड्यूल, एक तो आपको ये ध्यान रखना ये ट्राइबल एरिया के लिए होता है, साथ ही साथ आपको उसमें 2 आर्टिकल याद रखना है 6 शेड्यूल के लिए। कौन सा 2 आर्टिकल बना हुआ है, 244 क्लॉज 2 और आर्टिकल 275 क्लॉज 1। और साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो 6 शेड्यूल है, इससे क्या होता है, इससे सेल्फ गवर्नमेंट होता है, डिसेंट्रलाइजेशन होता है पावर का, और जितना डिसेंट्रलाइजेशन होगा उतना ही क्या होगा, डेमोक्रेसी आपका स्ट्रांग होगा। तो क्लियर है, तो ये हो गया इनका डिमांड, ये हो गया इनका मुख्य डिमांड। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं, चूंकि इनका जो डिमांड है 6 शेड्यूल का, ये बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है, जिनकी सरकार है बीजेपी ने लिखा है अपने मैनिफेस्टो में कि हम लोग, जो चुनाव होता है उसमें मैनिफेस्टो जारी किया जाता है ना, हर पार्टी मैनिफेस्टो जारी करता है, तो बीजेपी ने लिखा है कि हम लोग लद्दाख में 6 शेड्यूल को लागू करेंगे। सोनम वांगचुक का वही कहना है, इनका कहना है कि आपने ही डिमांड किया था, क्या हुआ तेरा वादा, आपने ही वादा किया था ना, तो आप वादा किए तो वादा पूरा कीजिए, उसी का तो हम लोग मांग कर रहे हैं। तो खैर, अब देखिएगा, अब हम लोग इसको समझते हैं FCRA NSA क्या है, FCRA और NSA क्या है। देखिए FCRA जो है, FCRA दरअसल क्या है, इसका फुल फॉर्म होता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट लाइसेंस को रद्द कर दिया गया सोनम वांगचुक के NGO। देखिए FCRA ये जो कानून है, इसके तहत क्या होता है, NGO को, ट्रस्ट को, इन लोगों को विदेश से फंड इकट्ठा करने का कानूनी, आप कह सकते हैं कि कानूनी इजाज़त मिलता है इन लोगों को। और कानून ये बताता है कि आप लोग विदेश से क्या कर सकते हैं, आप लोग विदेश से फंड को इकट्ठा कर सकते हैं, फंड ले सकते हैं। फंड लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, और वो लाइसेंस कौन प्रदान करेगा, ये इसी को बोलते हैं FCRA लाइसेंस।
तो इनके एनजीओ को भी ये लाइसेंस प्रदान किया गया था। और ये दरअसल FCRA जो होता है ये किसके अंडर में आता है? गृह मंत्रालय के अंडर में। मतलब गृह मंत्री, इसको सेंट्रल के जो गृह मंत्री होते हैं जैसे वर्तमान में अमित शाह, उनके अंडर में ये चीज़ आता है, ठीक है, FCRA। अब देखिएगा इस FCRA में ये क्या बोल रहा है, कानूनी रूप से आपको क्या किया जा रहा है, कानूनी रूप से मतलब ये लीगल है। आप विदेश से पैसा मंगा रहे हैं तो ये इलीगल नहीं है, ये लीगल है। बहुत लोग बोलते हैं कि विदेश से फंड मंगाता है, तो विदेश से फंड मंगाना इलीगल थोड़ी है, ये तो सरकार ही बोलता है कि हाँ मंगाइए, और सरकार इसको कानूनी संरक्षण देता है। तो FCRA के तहत संरक्षण दिया गया कि आप उसको, उस पैसा को क्या कर सकते हैं, मंगा सकते हैं, लेकिन आपको इसके लिए लाइसेंस बनाना पड़ेगा। उसके लिए जो प्रक्रिया, उस प्रक्रिया को पूरा कीजिए और आपके एनजीओ को लाइसेंस मिल जाएगा। तो इनके एनजीओ को लाइसेंस मिल गया। लेकिन इसमें एक बात लिखा है, यदि आप उस फंड का प्रयोग राष्ट्र हित में कर रहे हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं, आप करिए, जितना ज़्यादा पैसा मंगा सकते हैं मंगाइए। लेकिन यदि आप इस फंड का प्रयोग देश हित में ना करके आप देश विरोधी गतिविधि में आप कहीं ना कहीं उस फंड का प्रयोग कर रहे हैं, तो फिर आपका लाइसेंस को क्या कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। और यहाँ पे जब इनके एनजीओ का लाइसेंस, FCRA लाइसेंस को जब रद्द किया गया, तो आप एक बात बताइए कि यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या हो गया, यहाँ पे इन पे यही आरोप लग गया एक तरह से कि आप देश विरोधी कार्य में संलग्न हैं। तो खैर ये एक आरोप लगा। और आप समझते हैं NSA के तहत इनको क्या किया गया, गिरफ्तार किया गया। NSA के तहत इसको गिरफ्तार किया गया। NSA आप ध्यान रखिएगा ये एक प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट है। NSA क्या प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट है, मतलब NSA याद रखिएगा नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, मतलब क्या है, नेशनल सिक्योरिटी। आपने कुछ राष्ट्रीय सुरक्षा के विरुद्ध, राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ आपने ऐसा काम किया है, तब आप पर यह एक्ट लगेगा। ये मेनली किस पर लगता है, टेररिस्ट, आतंकवाद जो होते हैं उन पर लगता है, या कोई अलगाववाद, देश को अलग करने का बात करे उन पर लगता है, या फिर ये किन पर लगेगा, जो गैंगस्टर वगैरह है उन पर लगता है, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, तो NSA आप ध्यान रखिएगा, NSA उन पर लगता है। अब ये सवाल ये उठ रहा है कि सोनम वांगचुक जो है ये कौन सा इन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा, इनसे कौन सा खतरा हो गया। तो खैर ये एक सवाल उठ रहा है, इसलिए डेमोक्रेसी पे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क उठ रहा है, इसलिए डेमोक्रेसी पे सवाल उठ रहा है कि सोनम वांगचुक जैसे लोग को अब ये डिमांड करे, और इनका कहीं कोई भी डिमांड ऐसा नहीं है जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा वहाँ खतरे में आ जाता, आप NSA लगा दी। आप सरकार को यहाँ पे एक चीज़ करना चाहिए था, सोनम वांगचुक से बैठ के बात करना चाहिए था, ये अनशन में बैठे थे, इनसे बात करना चाहिए था, और बात करके ये एक तय करना चाहिए था कि देखो अभी 6 शेड्यूल हम लागू नहीं कर सकते, जो भी सरकार की परेशानी है उनसे बात कर लेते हैं। अभी 6 शेड्यूल लागू नहीं कर पाए, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, मैंने भी वादा किया हम लोग करेंगे, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। जो भी रहता है एक बीच का रास्ता उनको निकालना चाहिए, ताकि उस हिंसा को बचाया जा सकता था, है ना, उस हिंसा को बचाया जा सकता था। तो खैर देखते हैं अब आगे क्या होता है। NSA इन पे लगा। और एक बात मैं बता दूं, NSA जो होता है इस कानून में लिखा हुआ है कि 12 महीने तक आप बिना कार्रवाई के, मतलब बिना किसी ट्रायल के आप 12 महीने तक क्या कर सकते हैं NSA के तहत। एक मिनट, तो आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इस कानून में क्या लिखा गया, इस कानून में बताया गया NSA जो है इसमें बताया गया कि 12 महीने तक, 12 मंथ तक किसी व्यक्ति को बिना ट्रायल किए इनको हिरासत में रखा जा सकता है। मतलब 1 साल तक इनको हिरासत में रखा जाता है बिना एक तरह से उस पर मुकदमा चलाए। और चूँकि NSA जो है ये एक प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट है, और प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट जो होता है उसमें आपको पता है कि फंडामेंटल राइट आर्टिकल 22 के तहत इसमें क्या किया गया, संरक्षण दिया गया है ना। आर्टिकल 22 के तहत संरक्षण दिया गया, जिसमें बताया गया कि कोई भी प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट हो उसमें 3 महीने के भीतर आपको क्या करना पड़ेगा, एडवाइजरी बोर्ड के समक्ष पेश करना पड़ेगा उस व्यक्ति को। तो आप ये बात ध्यान रखिएगा, इस एक्ट के तहत इनको गिरफ्तार किया गया। और लेकिन चूंकि आर्टिकल 22 इनका फंडामेंटल राइट है कि 3 महीने के भीतर इनको एडवाइजरी बोर्ड के समक्ष पेश किया जाएगा। अगर वो बोलेंगे कि नहीं इसको और कुछ दिन रखना चाहिए तो फिर ये आगे रहते। अब यहाँ पे सवाल यही उठ रहा है कि सोनम वांगचुक जैसे लोग के साथ अगर NSA जैसा कानून लग जाता है, इससे डेमोक्रेसी पे सवाल उठ रहा है कि सरकार से अगर सवाल पूछा जाएगा, सरकार से कैसे अपनी बात को मनाया जाएगा, आंदोलन करके ही, और शांतिपूर्वक आंदोलन करना हमारा अधिकार है, तो आंदोलन करके ही हम अपनी बात को रखेंगे। लेकिन आप इस तरह का कानून लगा देते तो फिर थोड़ा सा डेमोक्रेसी पे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगना शुरू हो जाता। आप इनको नज़रबंद कर देते, 1-2 दिन के लिए डिटेन कर लेते, उतना समझ में आता। हिंसा जब थोड़ा शांत हो जाता तब सारा चीज़ समझ में आता। लेकिन आपने क्या किया, NSA जैसा कानून लगा के, इससे डेमोक्रेसी पे भी सवाल उठ रहा है। अब आप बताइए आपकी राय क्या है इसमें। तो ये था पूरा मामला सोनम वांगचुक और लद्दाख से जुड़ा हुआ। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।